आप देख सकते हैं इस वक्त हम लोकसभा 2024 के जो प्रत्याशी रहे हैं संजय कुमार तिवारी जी, उनसे बातचीत करने वाले हैं। जानेंगे कि क्या कुछ रहा कि उन्हें इस चुनाव में बहुत कम मात्रा में वोट भी आए हैं, वो कुछ रीजन भी अपना रखना चाह रहे हैं हमारे समक्ष। आइए उनसे बातचीत करते हैं और किस तरह से तैयारियां थी चुनाव में और उन्हें जीत नहीं हासिल हो पाया, उस पर भी बातचीत करेंगे। आइए उनसे बातचीत में जानते हैं। सर, आपका स्वागत है। मैं संजय कुमार तिवारी, हाँ, पूरा परिचय आपका। निर्दल प्रत्याशी, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ और वैसे मैं सोशल वर्क एंड नेशनल एक्टिविटीज़ में, नेशनल इशूज़ पे मैं हमेशा से मुखर होकर बोलता रहा हूँ। मेरा यूट्यूब चैनल है संजय सावरन तिवारी और मेरा ट्विटर हैंडल है वेरी फेमस है, संजय सावरन एंड को। आप लोग इसको ज़रूर देखें तो आप जान पाएंगे कि मेरा कितना ज़्यादा इन्वॉल्व नेशनल पॉलिसी एंड एक्टिविटीज़ में है। अब आपसे हम ये जानना चाहेंगे, आप लोकसभा प्रत्याशी 2024 चुनाव के थे, साथ ही वो अभी चुनाव हुआ, नतीजे भी आ गए। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोबारा उन्होंने शपथ भी लिया, यहाँ के सांसद भी बन गए। क्या कुछ कहना चाहेंगे? आपको बहुत काफी कम मात्रा में वोट मिले थे, क्या आपकी तैयारियां उस तरह से नहीं थी कि काशी की जनता आपको वोट कर सके, या आप क्या कुछ? पहले तो मैं नरेंद्र मोदी को कंग्रेचुलेट करूंगा, वो यहाँ से जीते। रही बात वोट्स की, तो जो इश्यूज लेके हमने आए थे कि एक पहले बना हुआ था कि बनारस में एक बहुत विकास है और दूसरे प्रत्याशी भी पहले से लड़ते ही रहे हैं, लेकिन हमेशा वोट का अंतर बहुत ज़्यादा रहता था। लेकिन इस बार मेरे आने से, और मैंने बहुत कैंपेन चलाया, प्रोग्राम चलाया और बनारस के लोगों को बताया कि बनारस का जो विकास की कहानी बताई जाती है वो बनारस के लोगों से उसका कोई सरोकार नहीं है, क्योंकि बनारस के लोगों को जिससे सरोकार है उसका विकास नहीं हुआ है। जैसे स्कूल्स का विकास नहीं हुआ है, लाइब्रेरीज का विकास नहीं हुआ, यूनिवर्सिटीज़ में संकाय नहीं बढ़े, उनका उनका ज़्यादा स्ट्रक्चर का विकास नहीं हुआ है, हॉस्पिटल्स का विकास नहीं हुआ है, उद्योग का विकास नहीं हुआ, DLW में एडिशंस नहीं हुए यूनिट्स के। इसी तरह से हमारे जो चारों मैन्युफैक्चरिंग हब्स हैं, लहरतारा है, रामनगर है, सहतरिया है आपका, और भदोही के कारपेट इंडस्ट्री, वो सब कोलैप्स हो चुके हैं। तो ये जो बातें रखी मैंने, तो लोगों ने इसको एक्सेप्ट किया। उसका रिजल्ट है कि लोगों ने इतना ज़्यादा बढ़ चढ़ के वोट किया कि अपना रिएक्शंस दिया कि आज के डेट में गैप है ही नहीं कहीं पे, जो गैप होनी चाहिए। तो लोगों ने मेरी बात समझी, एक्सेप्ट की। अब रही बात, वोट्स हमको बहुत कम आए। वोट्स कम आए क्योंकि लोगों में जब ये रिएक्शंस गया तो लोगों में शायद ये महसूस किया कि हमें अब किसी भी तरीके से अपना रिएक्शंस देना है। अब उस मोमेंट में दो मोमेंट हो गए, एक जो प्रो गवर्नमेंट मोदी थे, दूसरा जो मोदी जी को मतलब नज़दीक से हरा रहे थे ऐसा महसूस हुआ उनको, और वो पोलराइज हो गए वो, और दोनों तरह के वार हो गया, इनविजिबल वार हो गया। और ये अचानक ही मूव हुआ, लोगों का अंदर से कॉन्शियसनेस जो सेल्फ थिंकिंग थी वो अचानक ही कोलैप्स हुई। उसके कारण भी है, उसके कारण ये हुआ कि नरेंद्र मोदी जी ने बहुत ज़्यादा कैंप कर दिया अपने मिनिस्टर्स का यहाँ पे, जिसका मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया था। जो उनका मिनिस्टर्स का जो कैंप हुआ, उस कैंप से हम निर्दल लोगों को बहुत नुकसान हुआ, क्योंकि हमारे मूवमेंट्स बहुत रुक गए और लोगों के पास हमारे बारे में जानने का कम मौका मिला और उनमें भय पैदा हुआ। उसके कारण जो नेक्स्ट अपोजिशन उनको लगा उसकी तरफ चले गए, जो हमारे वोट से वो उधर शिफ्ट हो गए, जिस वजह से उनको ज़्यादा वोट मिलता हुआ लग रहा है, जबकि वो तो कई बार से लड़ रहे हैं, उनको कभी वोट मिलता ही नहीं था, उनकी जमानतें जब्त हो जाती थी। तो एक आप कह सकते हैं, यही मेरा फियर था उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का, कि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कहीं ना कहीं से हमारे जो वोटर्स हैं उनको हमसे दूर करेगा, और इसका बेनिफिट जो है उन लोगों को मिलेगा जो हम मतलब उनके नेक्स्ट हैं, और वो हुआ। और इस बात के लिए मैंने ECI इलेक्शन कमीशन को भी शिकायत की थी, और लेकिन अभी कोई उसका उन्होंने तुरंत संज्ञान लिया नहीं। तो एक तरह से जो कैंप हुआ मिनिस्टर्स का, उसका डायरेक्ट रिएक्शंस लोगों में गया, वो दूसरे तरफ जो उनको लगा कि कोई और है जो मजबूत है, और हम लोगों की एक्टिविटी रुक गई, हम लोग मूव नहीं कर पाए 2-3 दिन, जिस वजह से हमारे वोट्स जो है उधर की तरफ शिफ्ट हो गए। और हमें बहुत ही, मतलब हम ही नहीं,
सबको बहुत कम वोट मिले उसके देखिए, बाद। अगर बात की जाए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, तो 2014 की बात की जाए तो 2 लाख से अधिक वोट सुने में से काफी मात्रा में वो जीते थे, 2 लाख के गैप में 5 लाख से अधिक वोट मिले थे, से जीते थे वो 2019 में। अगर अभी 2024 की चुनाव की अगर बात की जाए तो काफी कम मात्रा में ही 1,52,000 वोट से वो जीते। क्या कहेंगे आपकी जो वीआईपी मूवमेंट पे जो आप सवाल उठा रहे हैं कि लास्ट मोमेंट पे वीआईपी मूवमेंट से उनके पार्टी के लोगों के ये जो दौड़ भाग थी, जिसकी वजह से होने की वजह से भी ये असर नहीं हो पाया काशी की जनता पे कि वो इस बार इतने वोट्स कम पाए? नहीं नहीं, वीआईपी मूवमेंट से काशी की जनता में एक तो पहले से रिएक्शंस था, क्योंकि मैंने काशी के हर नुक्कड़ पे, हर कॉर्नर पे जाके प्रोग्राम्स चलाए और बताया कि देखिए जो विकास की एक गाथा गाई जा रही है वो उसमें काशी के इन्वॉल्व ही नहीं है। वो विकास की जो गाथा है वो सिर्फ एंड सिर्फ एक टूरिज्म को सपोर्ट जरूर करता है, और टूरिज्म से बहुत बाई प्रोडक्ट काशी को बेनिफिट मिल रही है। और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो टूरिज्म का इफेक्ट हो रहा है कि काशी के लोग पलायन कर रहे हैं, अपना घर बेच रहे हैं, घर में होटल्स बन रहे हैं। तो कोई भी शहर में रहने वाला व्यक्ति अगर पलायन कर जाता है तो उसके विकास से उसकी क्या हिस्सेदारी रह गई? उसको तो कुछ भी नहीं मिला, वो तो चला गया यहाँ से बेच के। उसका घर होटल बन के कोई खरीद के होटल बना लेता है तो उसको क्या विकास से हिस्सा मिला? कुछ भी नहीं मिला। तो काशी का जो विकास है वो बेसिकली एक टूरिज्म प्लेस का विकास, टूरिज्म सेक्टर्स का विकास हुआ, वो काशी से इन्वॉल्व नहीं होता। काशी का विकास तो तब हो जो काशी के लोगों को, वोटर्स को सर्व करती है, उसके इकोनॉमी को सर्व करती है, उसके हेल्थ केयर को सर्व करती है, उसके एजुकेशन को सर्व करती है, उसके एम्प्लॉयमेंट को सर्व करती है, उसके मार्केट को सर्व करती है, मार्केट में अट्रैक्ट करती है लोगों को, वो चीज़ें डेवलप होती हैं, उसके एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस को अट्रैक्ट करती है। यहाँ का संगीत, बताइए कितना संगीत के महारथी यहाँ से निकले। आज कहाँ है नई जनरेशन? आज 10-20 साल हो गए, किसी को पद्म विभूषण मिला काशी से? पद्मश्री मिला? कोई एक पंडित रविशंकर मिले? आप बताइए कहाँ है वो लोग? हमारी नई पीढ़ी, आप में, हम में कोई क्यों नहीं है? हम लुप्त क्यों हो रहे हैं? ये बहुत बड़ा प्रश्न खड़ा करता है कि कौन सी विकास? अगर विकास होती तो हमारे हर जगह होते। आज कोई बताइए, हमारे साइंस के, हमारे आईआईटी यहाँ पे कितने लोगों को साइंस का बहुत बड़ा पुरस्कार मिला है? कितने लोगों को हमारे सोशल साइंस से, विद्यापीठ से पुरस्कार मिला है? वो प्रश्न है। हमारे संपूर्ण यूनिवर्सिटीज है, उससे कितने लोगों को पुरस्कार मिला है? हमारा काशी हिंदू विश्वविद्यालय है, उसे किस संकाय से पुरस्कार मिला है? किसको इंटरनेशनल अवार्ड मिला है? हम खुद पूछें। यही तो विकास है ना। लड़के पढ़ते हैं, कोई एडजस्ट नहीं हो पा रहे हैं, एम्प्लॉयड नहीं हो पा रहे हैं, यहाँ से माइग्रेट कर रहे हैं। हम सब इसके लिए बहुत, मतलब हम लोग कितना दुखी है, क्योंकि जब वो लड़के यहाँ रहते, हर यंग मेरिटोरियस लड़का इस पार्क में रहता, आपके हमारे बीच में रहता, तो क्या हमारी लाइफ में और खुशियाँ नहीं होती? हमारे अच्छे फ्रेंड्स नहीं बनते? हमारे अच्छे पार्टीज ने, मतलब एक खूबसूरत लाइफ एंजॉय नहीं करते? हम लोग कहीं ना कहीं उदास हो जाते हैं, क्योंकि हमारे पास अच्छे मेरिट्स, अच्छे कमाने वाले जो लड़के हैं, लड़कियां हैं, यूथ हैं, वो माइग्रेट कर जाते हैं और हम अकेले यहाँ पड़ जाते हैं। अल्टीमेटली हम भी माइग्रेट करना चाहते हैं। एक कैसा विकास है काशी का? क्योंकि इस बार चुनाव में भी ऐसा देखा जा रहा है कि जो यूथ है वो काफी नाराज दिख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, उनके पार्टी से। क्या लगता है, क्योंकि आपने जो अभी बात उठाई युवाओं के लिए भी और बाहर जॉब करने को लेकर, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इस पे मैंने बहुत पहले भी वीडियो बनाया था। मेरा वीडियो है बिकता भारत 8। मेरे वीडियोस के शो हैं बिकता भारत, लुटता भारत, डूबता भारत, जागो भारत। ये मेरे ये शो हैं और बहुत ही फेमस शो हैं, और ये बहुत ही आई ओपनिंग शोज हैं ये। तो उसमें ये बात बहुत पहले उठाई थी कि बनारस से पलायन हो रहा है। वैसे तो देश से ही पलायन हो रहा है, लेकिन बनारस से बहुत ज्यादा पलायन हो रहा है। ये करोड़ों का सौगात देके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाते हैं यहाँ से, जब भी आते हैं, यहाँ के सांसद भी 2 बार से, इस बार फिर है। करोड़ों सौगात जाते हैं, आपने बोला विकास भी नहीं दिखता, क्या कारण रहेगा वो? अब देखिए, उन्होंने एक बहुत बड़ी इंस्टॉलेशंस बनाने की सोची है कि वो राजा तालाब में एक स्टेडियम, इंटरनेशनल स्टेडियम बना रहे हैं। आप बताइए वो क्या एम्प्लॉयमेंट देगा? वो आप बताइए तो क्या एम्प्लॉयमेंट देगा? कितने लोगों को एम्प्लॉयमेंट देगा? नरेंद्र मोदी के दिमाग में यही समझ में नहीं आता कि विकास और जनता की भागीदारी में कोई संबंध है भी कि नहीं है।
आईना लगा देने से और आईने में चेहरे लोग देख लें, उससे हेल्थ ठीक हो जाएगा? हेल्थ ठीक नहीं हो सकता ना उससे। हेल्थ ठीक होगा कि जब उसको अच्छे खाने मिलेंगे, मील्स अच्छे मिलेंगे, उसका पीस ऑफ माइंड होगा, उसका डिसिप्लिन लाइफ होगा, उसकी एम्प्लॉयमेंट ठीक होगी, वो अपने फैमिली को प्रॉपर मील, अपने मदर फादर को प्रॉपर सैलरी दे पाएगा। वो कैसे इन चीज़ों से हो जाएगा? आप बोट लगा दें, बड़े बड़े बोट गंगा में चला दें, उससे क्या इनकम हो जाएगी नाविक को? तो उनके दिमाग में उनको समझ में नहीं आता है कि विकास का भागीदारी का कॉन्सेप्ट है कोई, और वो विकास अगर रूटीन्स में लोगों के हेल्थ, एम्प्लॉयमेंट, रेवेन्यूज, मार्केट, एजुकेशंस, अदर फैसिलिटीज, सर्विस सेक्टर्स जैसे हो गए, इसके बाद आपका रूटीन्स, वेजिटेबल्स, अच्छे वेजिटेबल्स मिले, उसके लिए अच्छे मंडीज हों, अगर ये सब चीज़ कहीं मिल ही नहीं रही है शहर को, और उसमें आप डेवलपमेंट नहीं कर रहे, स्कूल्स खंडहर बनते जा रहे हैं। इतने बड़े बड़े स्कूल्स हैं, हरिश्चंद्र कॉलेज है, डीएवी डिग्री कॉलेज है, अग्रसेन है, मतलब हर मोहल्ले में स्कूल है, बंगाली टोला है, यहाँ पे भी स्कूल है, आपका क्वींस कॉलेज है। तो स्कूल्स जो हैं वो उनका स्ट्रक्चर पुअर होता जा रहा है, उनके टीचर्स की कोई ट्रेनिंग बनी नहीं। कोई इंटरनेशनल ट्रेनिंग के लिए भेजा गया किसी स्कूल के टीचर्स को? नहीं भेजा गया। आप किस विकास की बात कर रहे हैं? हमारे यूनिवर्सिटीज में कितने प्रोफेसर के इंटरनेशनल आपने टूरिज्म कराया है? कितने प्रोजेक्ट्स इंटरनेशनल आए हैं? संपूर्णानंद में म्यूजियम्स है, मैं गया था, 800 एडी से पहले का कोई आइटम ही नहीं है वहाँ पे। अब क्यों नहीं कोई ऐसा आइटम लाए जिससे अट्रैक्ट हो? भारत माता मंदिर है, उसकी कंडीशन देख लीजिए। अभी देखिए वो विद्यापीठ के ऊपर से रोपवे ले जा रहे हैं। कैन यू इमेजिन? पूरी स्काई हमारी खराब हो जाएगी। मतलब क्या माइंड है इनके विकास का? आप रोपवे ले जाएंगे शहर के बीचों बीच से, ये शहर ही पूरा बर्बाद हो जाएगा। और कभी विकास कर रहे हैं वो चाहते हैं कि यहाँ विजिटर्स आए और तुरंत चले जाएं, सुबह के वंदे भारत से आए, दर्शन करें और फिर 2 घंटे बाद वंदे भारत पकड़ के चले जाएं। तो उससे शहर के रेवेन्यू का क्या फायदा होगा? मतलब नरेंद्र मोदी जी कुछ ऐसे इल्यूजन्स में जीते हैं जैसे कि उनको ये पता भी नहीं है शायद कि जो विकास का और पब्लिक का कोई कनेक्टिविटी होना चाहिए। आप यहाँ मंदिर बनाते हैं और 100% उसका कॉन्ट्रैक्टर आउटसाइडर रखते हैं, एक भी लोकल कॉन्ट्रैक्टर है नहीं, है भी तो लेबर कॉन्ट्रैक्टर है। तो बताइए यहाँ के लोगों की भागीदारी क्या रही? उसमें कोई मटेरियल यहाँ का यूज नहीं कर रहे हैं आप। तो आप कहाँ से भी ये सब बातें मैंने बोला पब्लिक में। अब पब्लिक ने इसका अपोजिशन जो है वो ऐसा एनवायरनमेंट लास्ट दे, क्योंकि आप पता करें तो अब 26 तारीख तक मैं लीड कर रहा था। दैट इज क्या ऐसा कारण रहा? आप बोले कि 26 तक में आप लीड कर रहे थे, 4 दिन बचे चुनाव के, 1 तारीख को चुनाव था काशी में, क्या ऐसा रहा आप बोले कि लीड कर रहे थे, फिर कुछ ऐसी चीज थ्रेटेंस वगैरह आपको आई क्या? मुझे देखिए, सबसे पहले तो हमारा जो लोकसभा प्रतिनिधि थे उनको ऑफर किया कि हम अजगरा से दे देंगे टिकट, दोनों मतलब पार्टियां। अच्छा, उनको पार्टी का नाम जाना दोनों मतलब जो हमारे बिग पार्टीज थे, जो चाहे वो आपको ऑफर्स थे उनकी तरफ से? हमको तो कई बार उन्होंने कहा, और हमारे लोगों को थ्रेट किया जो हमारे संग घूमते थे, उनके हर बूथ पे वोट मिला है, तो इसका मतलब कि लोगों तक हम पहुंच गए हैं। लेकिन उस चीज को और मजबूत करना, उनके अंदर में उनको प्रोवाइड करना, उनको रिचार्ज करना, उनको बताना कि आप लोग कैसे मूवमेंट करो और ज्यादा, वो सब रुक गया। और इसके लिए मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मैं इतना हताश हो गया कि एक जगह 2-2 घंटे खड़े रहता था मैं। तो मैं हताश होकर प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, मैसेज दिया कि भाई इनको हटाओ। कि एक तरफ एक तो फियर क्रिएट हो रहा है लोगों में, बहुत ज्यादा फियर क्रिएट हो रहा है, दूसरी तरफ हम मूवमेंट नहीं कर पा रहे, तो हम तो निर्दल प्रत्याशी है। तो उसका रिएक्शंस का फायदा किसको मिला? उसका रिएक्शन का पूरा मतलब हमारे जो दूसरी अपोजिशन पार्टी थी उसको मिल गया। दूसरी अपोजिशन अगर पार्टी की बात करें तो इंडी गठबंधन भी आपके सामने थे, क्या उनके जो कैंडिडेट थे अजय राय, उनसे बातचीत आपकी हुई, उनका कुछ कहना था आपको? नहीं, हमने कहीं उनसे बातचीत नहीं की। आज जरूर मैंने बातचीत की और कहा कि अगर आप पॉसिबल हो तो रिकाउंटिंग के लिए हम लोग रिक्वेस्ट करें, तो उन्होंने कहा कि अब अनाउंस हो चुका है, उसके लिए पिटीशन डालना पड़ेगा, और उन्होंने उसके लिए वो शायद भी तैयार नहीं है वो। क्योंकि हमको भी ज़्यादा लगता है कि जो रिजल्ट अनाउंस हुआ है, क्योंकि मैं था वहाँ पे, तो मेरा अपना वोट से मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ। क्योंकि हम जब देखते थे तो हर पोलिंग बूथ पे हमको
4-5-3 का रेशियो में मिलता था हर टेबल पे। आपको उम्मीद थी कि ये इतने लोग आपको वोट करेंगे? नहीं, हम देख रहे थे, हाँ, हाँ। हम देख रहे थे कि हमारे उतने ज्यादा लोग नहीं थे वहाँ पे, लेकिन हम कुछ लोग रखे थे रैंडम बेसिस पे और हम खुद घूमते रहते थे। तो सेवापुरी में हमको वोट अच्छे मिल रहे थे, कैंट में अच्छे वोट मिल रहे थे, लेकिन जो उन्होंने अनाउंस किया वो कहीं मैच नहीं करता है। तो उस हिसाब से हमको लग रहा है कि हमको वोट्स को लेके रिकाउंटिंग होना चाहिए था। तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट की, तो उन्होंने उतना इंटरेस्ट जताया नहीं। तो एक तो ये रहा, दूसरा ये रहा कि ये तो मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जता ही दिया था कि भाई हम लोगों में एक फियर महसूस हो रहा है और दो बड़ी पार्टियां जो है वो प्ले कर रही हैं इस तरह से कि हम लोगों का जो रीच होना चाहिए, जो मतलब फेयर जो इवेल्युएशंस ऑफ वोटिंग्स के लिए करना चाहिए, वो एनवायरनमेंट खत्म हो चुका था। तो वो रिएक्शन एंड अपोजिट रिएक्शंस में वोटिंग हुआ, जिसका रिजल्ट हुआ कि 2 के बाद बाकी सब शून्य के लगभग। संजय जी, अब आपसे यही जानना चाहेंगे, चुनाव तो खत्म हो चुका है, आपने चीजें बताई भी किस तरह से कहाँ गलतियां हुई थी, अपोजिशन पार्टी की जो रैलियां भी हो रही थी जिसकी वजह से आपके प्रचार पे बहुत प्रभाव भी पड़ा। आगे की क्या तैयारियां है यह जानना चाहेंगे, आगे विधानसभा भी है, उस पर कितना इम्पैक्ट, क्या कुछ सोचा है आप? देखिए, मैं आया था रिड्रेसल के लिए। जी। अब मैं चुनाव के प्रक्रिया के दौरान एक सेवा सदन हॉस्पिटल है, उसमें एक महिला मिली थी जहाँ पे कि कर्मचारियों का बहुत शोषण होता था। आप विश्वास नहीं करेंगे, उनके पास कम से कम 600 वोट थे और उन्होंने हमसे कहा कि हम 600 वोट आपको देना चाहते हैं, आप चुनाव के दौरान आइए हमारे यहाँ, उसको रेड्रेस करिए। हमने कहा ये इन प्रिंसिपल ये खिलाफ हूँ मैं इसके, क्योंकि मैं आपके प्रोग्राम इसलिए रेड्रेसल करूँ कि आप मुझे वोट देंगे। मैंने गया नहीं उनके प्रोग्राम में। अच्छा। हाँ, नहीं गया। वो 600 वोट मैंने लूज किया। लेकिन जिस दिन चुनाव खत्म हुआ, सबसे पहले मैंने कमला जी को फोन किया। कमला जी को फोन किया तो पता चला कि उनका फोन डिस्चार्ज है बिकॉज ऑफ पैसा नहीं, उनके पैसा फंसा हुआ है। उसको हम कोशिश करें कि आप लोग रेज करें कि प्राइम मिनिस्टर जिसका कैंडिडेट हो, वहाँ गरीबों का हजारों करोड़ सहारा में फंसा हुआ है, जस्ट बीएचयू के पीछे गांव में। तो वो मुझे एड्रेस किए थे जब मैं कैंपेन के लिए गया था, तो मेरे रूटीन्स में है वो कि मैं अब उसको रेज करूंगा। इसके बाद बाकी स्कूल्स की ये प्रोग्राम मैं ऑलरेडी ट्विटर्स पे रेज कर चुका हूँ, आप चाहे ट्विटर्स चाहें तो देख लें और आप कहें तो मैं पढ़ के बता देता हूँ। आप हमें दे दीजिएगा, हम अपने चैनल के थ्रू दर्शकों को दिखा देंगे। हाँ, दिखा देंगे, आप दिखाइएगा कि ऑलरेडी मैंने ट्विटर्स पे दे दिया है कि ये मेरे प्रोग्राम्स थे और आप जो है इनको एड्रेस करिए, क्योंकि ये हम 20 साल से कोशिश कर रहे हैं। देखिए, आप समाज सेवी के रूप में काम लगातार करते आ रहे हैं संजय जी, आगे भी आप करते रहेंगे। हमारे है कि आपकी जो भी सेवा भाव आप समर्पित कर रहे हैं लोगों को, उस जो भी चीजें हम आप दर्शकों को पहुंचाते भी रहेंगे। क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे काशी वासियों को? देखिए, आज के 25 साल पहले जब मैं सीए बना था तो मैं यहाँ आया, उसमें बचित्तर सिंह डीएम थे। मैं उनसे पर्सनली मिला और मैंने कहा कि गंगा के उस पार की जमीन को आप एक्वायर करके सॉफ्टवेयर के लिए पार्क बनाओ। वो नहीं सुने उस पार्क तो आज वो क्लस्टर बन गया। चलो, बन गया। हमारा जो प्रोग्राम ये रहेगा कि पहले रिड्रेसल, जितने स्कूल्स हैं और कॉलेज हैं हमारे पास, उनको एयर कंडीशंस, कंप्लीट एयर कंडीशंस कराया जाए सीएसआर फंड के थ्रू। जैसे भी मैं इसके लिए हमेशा प्राइम मिनिस्टर को लिखूंगा। टीचर्स हमारे जो हैं उनके लिए स्पेशल पैकेज बनाया जाए ताकि वो मोटिवेट हो उनको पढ़ाने के लिए। हमारे यहाँ संस्कृत एकेडमी ज़्यादा से ज़्यादा खोला जाए ताकि हम लोग के जो आपका जो खासकर आपका हमारा जर्नलिज्म को लेकर भी हमारा बहुत ही अच्छा एकेडमी नहीं है। एक बीएचयू में है बीजे, लेकिन जर्नलिज्म का जो एकेडमी होना चाहिए, क्योंकि बनारस का जर्नलिज्म से बहुत बड़ा संबंध है। आप शंकराचार्य को देखें, गौतम बुद्ध को देखें, इट्स अ पार्ट ऑफ द मास कम्युनिकेशंस, द रिलीजन्स विद मास कम्युनिकेशंस ना, तब ना धर्म का विस्तार हुआ। तो उसका भी एक प्रोग्राम चलाएंगे हम लोग। हम चाहते हैं कि बनारस वैसा ही ग्लैमरस रहे। जैसे हम लोग यंग थे तो हम लोग कभी सोचते नहीं थे कि हम लोग बनारस छोड़ेंगे, और आज हम यंग्स ढूंढते मिलते नहीं है। वो कहाँ गए हमारे यंग्स शेफ? वो मस्त बच्चे, मस्त झूमती हुई जवानी, आपस में लड़ती हुई जवानी, अब स्वाभिमान से भरी हुई जवानी, वो दिख ही नहीं रही बनारस में हमको। हम बहुत मिस कर रहे हैं उसको। तो हम तो उस बनारस को पाने के लिए अपना सब कुछ देने के लिए राजी हैं। रही बात चुनाव की, तो चुनाव का डिसीजन भी हमने तब लिया
जब मैं हर कदम से फेल हो गया, तो मुझे लगा कि नरेंद्र मोदी जी के संग एक कॉरपोरेट है, वो कॉरपोरेट उनको मार्केट करके और पब्लिक के माइंडसेट को कोलैप्स करके और उनको सेलेक्ट करा रही है, और कोई में हिम्मत नहीं हो पा रहा है जो उनके खिलाफ बोल सके। और मैं वोकल हूँ बहुत लंबे समय से। अडानी का इशूज भी हिस्ट ने बाद में उठाया, मैंने पहले उठाया है, वो ट्विटर पे देखा जा सकता है। तो मैं इसीलिए आया कि अब मैं खुद आके बोलूंगा, इसलिए मेरे नॉमिनेशंस के समय मैंने बड़ी चुपके से किया, क्योंकि मुझे पता था। और नॉमिनेशन फॉर्म लेते ही मेरे पास प्रेशर आने लगा। सबसे पहले तो प्रोटोकॉल ऑफिसर्स का फोन आने लगा कि मैं आपको घुमाना चाहती हूँ। हमने कहा किसी को तो आज तक घुमाया नहीं, मेरे को क्यों घुमाना चाहती हैं आप? तो बहुत फोन किया उन्होंने, फिर अलग अलग तरीके से परेशान किया गया, लेकिन मैंने सब कुछ करते हुए डीएम की मेहरबानी है, उनको मैं एक्नॉलेज करता हूँ, उन्होंने करेज दिखाया और मेरे को नॉमिनेशन एक्सेप्ट किया। तो इसलिए अब मुझे उठाया मैंने मुद्दा उठे हैं। उठे हुए मुद्दे पे नरेंद्र मोदी जी का जो एक परसेप्शन था बनारस के बारे में, उसको नॉलेज हुआ वोट के माध्यम से कि नहीं, कोई डार्क साइड था जो हमको बताया नहीं जाता था, अब उनको पता चल गया है कि, तो अब जनता ने उसको जवाब भी दिया है। कोई बात नहीं है, वो हमें वोट ना करके किसी और तरीके से उनको जताया, बट वो अल्टीमेटली मेरे को ही वोट किया है ना। जी वो तो अल्टीमेटली मेरे को ही वोट किया है ना, और सब लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं इस बात को। तो आई एम थैंकफुल टू द पीपल्स आल्सो, थैंकफुल टू द वोटर आल्सो, एंड आई विल कंटिन्यू टू सर्व द वाराणसी टिल माय लाइफ। दैट इज माय आंसर। आपसे बात करते रहेंगे आगे भी संजय जी, आप हमसे हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा। देखिए, अभी हम बात कर रहे थे लोकसभा 2024 चुनाव के निर्दल प्रत्याशी रहे संजय तिवारी जी से। साफ तौर पे उनका यही कहना था, उन्होंने बताया कि हमने तैयारियां तो बहुत की थी चुनाव को लेकर, क्योंकि अपना वो पॉइंट भी दिए किस तरह से काशी के विकास को लेकर उन्होंने अपनी बातें रखी। और आगे भी उनका यही कहना है, भले वो चुनाव में जीत नहीं पाए, पर वह अपनी जो सेवा भाव से वो जो भी समर्पित रहेंगे काशी की जनता के लिए।